35 दिन से चल रहे प्रदर्शन का काउंटडाउन होता दिखाई दे रहा है। सरकार और सीजेपी वालों ने दूसरे दौर की बातचीत के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान पर फैसले की घड़ी आ गई है। लेकिन प्रधान का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी को और बारीकी से समझने के लिए सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि अभी जो इतने दिनों से स्थितियां बनी रही, धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा? वो रहेंगे या फिर चले जाएंगे? नहीं, आज जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ जो सरकार की बातचीत हुई, हम्म, मतलब हम इसको कहें ये तीसरी बातचीत है। एक दिन में दो हुई थी हम्म, और उसके बाद ये तीसरी जिसमें जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह दो मंत्री शामिल थे और उधर से दो प्रतिनिधि कॉकरोच पार्टी के। उसमें तीन बातें उन्होंने मुख्य रूप से रखी। एक तो मुआवजा मिले जिन बच्चों ने आत्महत्या की हाँ, पेपर लीक के कारण। सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं। सरकार ने अनौपचारिक रूप से कहा है कि हाँ ठीक है, देंगे मुआवजा। हम्म, मुकदमे वापस हो, एफआईआर अगर हो गई है तो रद्द हो और आगे एफआईआर नहीं हो। जो लोग इस धरना प्रदर्शन और संसद मार्च में शामिल हैं, हम्म, इस पर भी सरकार को इन प्रिंसिपल सिद्धांत रूप में कहीं कोई आपत्ति नहीं। कोर इशू है धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा। सीजेपी ने आज भी यही कहा कि धर्मेंद्र, ये दोनों बातें भी हमारे लिए तब महत्वपूर्ण है जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। हम्म, यानी पहली चीज है इस्तीफा, उसके बाद में मुआवजा और एफआईआर से मुक्ति। अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और ये दोनों चीजें सरकार कर भी दे तो भी हमें मंजूर नहीं नहीं है। होगा। नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उन लोगों से कहा कि भाई हमको कुछ समय दीजिए, 24 घंटे का समय दीजिए। हम प्रधानमंत्री से बात करके और सीनियर लीडर्स से बात करके आपको गवर्नमेंट का एक कलेक्टिव व्यू, संयुक्त राय क्या है, वो हम आपको कल बता देंगे। मुझे लगता है कि अ, कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे या जाएंगे। अगर जाएंगे तब तो फिर धरना प्रदर्शन सब खत्म ही हो जाएगा, फिर तो कोई विषय ही नहीं रहेगा। जंतर मंतर भी खाली हो जाएगा। बांगचुक साहब अस्पताल से घर आ ही जाएंगे, आ ही गए, उनका धरना खत्म ही हो चुका है और फिर बैक टू नॉर्मल सी। लेकिन अगर ये सरकार ने ये राय बनाई कि धर्मेंद्र प्रधान को हम नहीं हटाएंगे, तो मामला मेरी समझ ये कहती है और ज्यादा उग्र हो जाएगा और ज्यादा उत्तेजना पसर जाएगी सारे वातावरण में। अगर सरकार ने ये कहा कि नहीं, बाकी सब मंजूर है लेकिन प्रधान को नहीं हटाएंगे, तब मुझे लग रहा है कि एक फेस सेविंग वे आउट सीजेपी को नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी बात को इतना दूर तक वो लिए गए हैं। अब आज मैं देख रहा था कि वांगचुक को भी भला बुरा कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग। कांग्रेस ने भी आज कह दिया कि वांगचुक आंदोलन का चेहरा न थे न है। मतलब वांगचुक की स्थिति वो बना दी इन सब लोगों ने भूख हड़ताल खत्म करने के कारण। जिससे सब्जी से तेज पत्ता की, भाई सब्जी बन गई, अब तेज पत्ता का क्या काम, इसको निकाल के बाहर फेंको। तो वो स्थिति वांगचुक की हो गई है। और शायद वांगचुक और कांग्रेस के भीतर भी कहीं कुछ संघर्ष पैदा हुआ है, गांधी परिवार और वांगचुक के परिवार के बीच में। क्योंकि आ सुबह जिस ढंग से वांगचुक की श्रीमती जो है, धर्मपत्नी जो है गीतांजलि, उन्होंने जिस ढंग से राहुल गांधी पर हमला बोला सुबह, उसी से मैं थोड़ा सा मुझे खटका हुआ कि मामला कहीं बहुत उलझ गया है। बहुत ज्यादा तनाव है गांधी परिवार और वांगचुक के बीच में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ड्रामा किया वहां प्रधानमंत्री के निवास पर जाकर। वहां क्या जाने की जरूरत थी, जंतर मंतर जाना चाहिए था, वहां चले गए, ड्रामा है। तो जब उन्होंने राहुल के उस अनशन को ड्रामा घोषित कर दिया, तो उसके उत्तर में कांग्रेस ने वांगचुक को घसीट लिया और उन्होंने कहा वांगचुक कभी आंदोलन का चेहरा थे ही नहीं, इसलिए उनके भूख हड़ताल जारी रखने से या खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। अच्छा, एक चीज और, ये जो पूरा घमासान हुआ है, इसकी कमान जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया, क्या अब उनको दे दी गई या फिर उन्होंने संभाल ली है? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री को कमान कोई दे थोड़ी ना सकता है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। वो जब जहां इंटरवीन करना चाहेंगे वहां कर ही देंगे। प्रधानमंत्री दूसरों को कमान दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को क्या कमान देगा। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इस बात का वो रहा होगा कि जो निचले पायदान के लोग हैं नेतृत्व में, पार्टी में और सरकार में, दोनों स्तरों पर, वो शायद इस जटिल परिस्थिति का समाधान खोजने में उतना सफल नहीं हो पा रहे जितना उनको होना चाहिए।
इसलिए चूंकि वो लोग कॉम्पिटेंट सिद्ध नहीं हो पा रहे, साबित नहीं हो पा रहे, इसलिए प्रधानमंत्री को इनिशिएटिव खुद लेना पड़ा। रात में मध्य रात्रि के बाद एक वीडियो जो उन्होंने बना के वर्टिकल वाला भेजा है, लंबा चौड़ा। अब मेरे ख्याल से जिस वक्त मैं देख रहा था तभी वो 230 मिलियन क्रॉस कर गया था। तो मतलब ये बात तो अभी भी है कि मोदी मोदी है। उनका एक वीडियो 230 मिलियन क्रॉस कर गया। तो उनको इस बात की जब सूचना मिली कि ये साथ के लोग को उतने सक्षम नहीं है कि ये इस विचित्र परिस्थिति से सरकार को निकाल पाए, तो उन्होंने जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको खुद संबोधित किया। और मोदी के इस कदम के 45 मिनट के भीतर वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म हो गई, ये भी ध्यान रखिए। मोदी का वीडियो आया, उसके 45 मिनट्स के भीतर वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। और सुबह होते होते कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में एक ठीक ठाक लंबी चौड़ी बातचीत हो गई, बैठक हो गई। जी हाँ। सर, तीसरा सवाल यहाँ पर ये है कि पेपर लीक कानून और इसके बाद से अब इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। क्या इस कानून के आने के बाद से सारी चीजें बहुत एकदम उस पटल पर हो जाएंगी जहां पर अब पेपर लीक नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है कि सजा की कुछ अवधि बढ़ाई गई है। हाँ। और 10 साल तक सजा और 10 करोड़ तक का अधिकतम जुर्माना, ये ठीक है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा कि कानून बहुत सख्त होना अच्छी बात है, लेकिन सख्त कानून ही केवल पर्याप्त नहीं है किसी भी बड़ी समस्या से निपटने के लिए। अभी पिछला जो कानून, जब इसमें संशोधन आया था सार्वजनिक परीक्षाओं को लेकर, तब भी बहुत शोर शराबा हुआ था, बड़ी प्रशस्ति हुई थी, प्रशंसा हुई थी कि इतना कड़ा कानून आ गया है कि अब किसी की जरूरत नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी की औकात नहीं होगी। फिर भी पेपर लीक हुए, हर राज्य में हुए, केंद्र में हुए। और जब पेपर लीक पर इतना हंगामा मच रहा, तब उत्तराखंड में परसों फिर पेपर लीक हो गया इस हंगामे के बीच में। तो मैं मानता हूं कानून कड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि कानून को जमीन पर उतारने वाला तंत्र कैसा है। वो तंत्र अगर विश्वसनीय है, ईमानदार है, सक्षम है, सामर्थ्यवान है, तो उस कानून का लाभ मिलेगा। अन्यथा कानून तो भारत में मेरे ख्याल से दुनिया के सारे देशों से ज्यादा है। दुनिया के किसी बड़े देश में इतने कानून है नहीं जितने हमारे यहाँ लागू है। फिर भी व्यवस्थाएं तो जैसी चल रही वैसी चल रही हैं। 302 यानी कि अब पता नहीं 302 धारा है शायद, अब भी किसी ने किसी की कत्ल कर दिया, किसी की हत्या कर दी, उसकी सजा उम्र कैद या फांसी। ठीक, ये सबको पता है, अनपढ़ को भी पता है और पढ़े लिखे को भी पता है। क्या हत्याएं बंद हो गई? उसमें तो मुआवजा भी नहीं है, नहीं, पेनाल्टी भी नहीं है, उसमें तो ये कुछ भी छूट नहीं। बच्चों के यौन शोषण के विरोध में हमने दुनिया का सबसे कठोर कानून बनाया, दुनिया का सबसे कठोर कानून है हमारे यहाँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया उसको कि भाई बच्चे से यौन शोषण मेल फीमेल कोई हो उसके साथ होगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद भी वो अपराध थमे तो नहीं, चल रहे हैं। कानून बहुत सख्त हो गया, फिर भी चल रहे हैं। निर्भया के बाद, निर्भया कांड के बाद देश में एक बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई चेतना पैदा हुई। आक्रोश भी था उस चेतना के साथ। ये तय हुआ कि भाई महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा के लिए पूरा देश नए सिरे से कानूनी व्यवस्था करे। कि कानून बदले गए। दुनिया के जटिलतम कानूनों में से, कठोरतम कानूनों में से एक है हमारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए जो कानून है। उसके बाद भी क्या वो परिस्थिति समाप्त हो गई? नहीं। किसी दिन का अखबार उठा के देख लीजिए, किसी राज्य का अखबार उठा के देख लीजिए, किसी जिले का अखबार उठा के देख लीजिए, 10-20 खबरें ऐसी होंगी अवश्य में। फिर अगर कानून से ही सब कुछ होता तो ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई, इनमें बहुत कठिन प्रावधान है सजा के, जमानत भी नहीं है। नारकोटिक्स जो लोग जानते हैं उस विषय को, नारकोटिक्स में हमारे यहाँ बहुत कठिन कानून है, बहुत कठिन कानून है। लेकिन
फिर भी कि भाई नशा का कारोबार नहीं हो, फिर भी हम लोग रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने कुंटल नशे की सामग्री के साथ बरामद, पकड़े गए। यानी कारोबार चल रहा है ना, और बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, आप कड़ा कानून बनाते हैं, ये एक पहलू है, लेकिन इससे बड़ा पहलू ये है कि कानून को लागू जो लोग करेंगे जमीन पर, वो ईमानदार हैं या या नहीं। नहीं। अगर पेपर परीक्षा कराने वाले तंत्र में कोई कड़ी कमजोर है या बिकाऊ है, तो कितना भी बड़ा आप कानून बना दीजिए, पेपर लीक नहीं रुकेगा। पूरा चक्र, पूरी चेन विश्वसनीय होनी चाहिए। केवल दिल्ली से सब कुछ नियंत्रित नहीं हो सकता। सुपौल में, बिहार के सुपौल में जो स्कूल जिसमें सेंटर बनेगा, वहां का चपरासी भी ईमानदार होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। वहां का इन्विजिलेटर भी ईमानदार होना चाहिए, जो टीचर है, हाँ। जो अपना खैनी खा रहा है और साइड में अपना देख रहा है चीजों को, वो भी ईमानदार होना चाहिए, नहीं तो नहीं वो चलेगी ना बात। धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट सब मिलके बिल्कुल तेजाबी कानून बना दिए, मान लिया कि जिसको पढ़ने से धुआं निकलने लगे, फिर हाँ। क्या होगा? जाएगा तो सुपौल में ही, जाएगा तो इटावा में ही, हाँ। जाएगा तो बरेली में ही, जाएगा तो गंगटोक में ही, वही ना परीक्षा होगी। हाँ, बिल्कुल। पार्लियामेंट के भीतर तो परीक्षा होंगी नहीं देश की, नीट की। नहीं। सिरसा में होगी, हिसार में होगा। अब हिसार वाले तो पुराने एक्सपर्ट हैं, तब क्या करिएगा? राजस्थान के कुछ इलाके हैं, वो हर तरह के परीक्षा में एक्सपर्ट हैं। एक एक घर से 5-5, 6-6 लोग नीट क्लियर कर लिए, वो एक्सपर्ट है नीट क्लियर करने के, तो क्या करिएगा उनका? वहां धर्मेंद्र प्रधान का कोई लेने देना नहीं। मैं फिर कहता हूं बार बार, आप प्रधान को रखिए, प्रधान को हटा दीजिए, वो मेरा विषय नहीं, प्रधानमंत्री का। लेकिन सीकर में जो नकल कराने के एक्सपर्ट हो चुके हैं, सिद्ध पुरुष हो गए हैं नकल के, उनको क्या फर्क पड़ता है मंत्री कौन है? वो शायद जानते भी ना होंगे धर्मेंद्र प्रधान है कि महेंद्र प्रधान है। मंत्री से उसका कोई लेने देना नहीं विषय का। पर्चा व्हाट्सएप पर बाहर करना है, उसमें मंत्री से क्या मतलब है, वो प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से क्या मतलब है? कोई नहीं। मेरा मानना है, इतनी लंबी चेन है, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं इम्तिहान की पूरी प्रक्रिया में, उस बड़ी और लंबी चेन को सुरक्षा कवच देना कठिन काम है, लेकिन फिर भी होना चाहिए। और अगर हमको ये लगे कि, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक परीक्षा पार हो गया तो डॉक्टर हो गए, और नहीं पार हो पाया तो जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं हो पाएंगे देश में, भारत में। ऐसी परीक्षा जब होगी तो उसको, परीक्षा की शुचिता को, नैतिक ईमानदारी को भेदने वाले लोग उतने ही जिद्दी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा। जब ये राज्यों में क्या स्तर पर परीक्षा होती थी, जैसे उत्तर प्रदेश में CPMT की होती थी, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, हर राज्य की परीक्षा होती थी, तब इतना मारामारी नहीं थी। पर्चा तब का मुझे नहीं ध्यान, आउट होता, कहीं अगर होता भी होगा तो इतना, मैंने अब, क्योंकि हर राज्य के पास परीक्षा थी। आदमी सोचता था यूपी में नहीं हुआ, चलो मध्य प्रदेश में भी अप्लाई करेंगे, कर्नाटक में भी अप्लाई करेंगे, कुछ करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस भी थे। अब सब हटा के एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है, तो उस विंडो पर तो बवाल हो गई। पहले क्या होता था, जैसे शोले फिल्म जब आई तो कई सिनेमा घरों में एक साथ लगा दी प्रशासन ने, क्योंकि एक ही सिनेमा घर पे लगाएंगे तो वहां तो रोज लाठी चलेगी, इतनी भीड़ उमड़ेगी, टिकट भी 500 की बिकेगी, 5 रुपए की टिकट 500 में खरीदें, तो 10 में लगा देंगे तो प्रेशर डिवाइड हो जाएगा। किसी एक परीक्षा को आप इतना महत्वपूर्ण बना देंगे तो उसमें प्रेशर इतना संकेंद्रित हो जाता है कि वो विस्फोटक रूप ले लेता है। माता पिता को भी लगता है कि एन केन प्रकार बिटिया जो है डॉक्टरी में आ जाए, बेटा डॉक्टरी में आ जाए। वो आप एक बात बताइए, जो पेपर लीक है ये किसके लिए होता है? जो अभ्यर्थी है उन्हीं के लिए। और अभ्यर्थी तो बच्चे हैं, उस वक्त जब एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके पास तो पैसा है नहीं कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे दें, नहीं, उनके माता पिता देते हैं। बिल्कुल।
इसका मतलब इसी देश के पढ़े लिखे संपन्न लोग ये पाप कर रहे हैं। हाँ। ये पाकिस्तान वाले थोड़े ना नीट का पेपर पर्चा खरीद रहे हैं, नहीं क्योंकि वहां तो नीट से कोई मतलब ही नहीं। नहीं नेपाल वाले भी नहीं खरीद रहे, नहीं। अमेरिका वाले भी नहीं खरीद रहे, ये हमारे आपके मोहल्ले के ही लोग खरीद रहे हैं ना, और उसका महंगा पेमेंट हो रहा है। हाँ। बच्चा तो खरीद ही नहीं सकता, बच्चा कहां से खरीद लेगा? ये कोई कॉफी और चॉकलेट थोड़ी ना कि बच्चा खरीद लेगा। लाखों रुपए में पर्चा बिक रहा है, पेपर बिक रहा है, बिना माता पिता के कैसे खरीदा जा सकता है? संभव ही नहीं है। तो मैं एक बात फिर कहूंगा, शासन को सारे उपाय करने चाहिए, शासन की गलतियों पर शासन की निंदा भी होनी चाहिए, सारी बात सिर माथे, लेकिन समाज को भी अपने अंदर झांकना होगा। नीट पेपर के या किसी पेपर के लीक हुए वर्जन के चाहने वाले, उसकी मांग रखने वाले लोग न मिले भारत में, तो कोई पेपर आउट नहीं करेगा। अगर पेपर आउट का पैसा ही नहीं मिले तो पेपर आउट को क्यों करेगा, रिस्क क्यों लेगा? उसका पैसा मिल रहा है। और एक बात मैं कहूंगा कि मान लीजिए 10 करोड़ रुपया हाईएस्ट पेनल्टी है, जो अगर ये कानून बन गया आज जो कैबिनेट ने पास किया है, और कोई बड़ा पर्चा आउट करने में किसी गिरोह को लगता है कि हम 100 करोड़ कमा लेंगे, तो वो कहेगा 10 पेनल्टी भी लग जाएगी तो भी 90 अपने पास आएंगे, चांस लो। इसमें केवल सुधार तभी होगा जब कोई आपको फोन करे कि भाई आपका बच्चा इसमें बैठ रहा है नीट में, बोले हाँ जी हम उसको पेपर भेज दे दें। और जब हम उसके गार्जियन होने के नाते कहेंगे नहीं हमको ऐसा पेपर नहीं चाहिए, तब पेपर आउट होना बंद होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर एक आखिरी सवाल और है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो क्या विपक्ष शांत हो जाएगा? क्या ये जो बाकी के बिल अटके हुए हैं ये पास हो जाएंगे इस सत्र में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बनेगी। नहीं, ये बेसिकली होता है ना कि भाई किसी से पर हमला करना हो, अब वो बाहर नहीं निकल रहा है तो उसको लालच दे के बाहर बुला लो, फिर उसको पटक के मारो। वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान एक मोहरा बनाया विपक्ष ने कि भाई मोदी जी आपसे कुछ नहीं, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले दो। मेरी समझ ये कहती जैसे ही अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, कल विपक्ष गोल पोस्ट चेंज कर देगा। वो कहेगा प्रधान नहीं, प्रधान का प्रधान कौन है उसका भी इस्तीफा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी। वो कहेंगे सारी सरकार में केवल मोदी जी की चलती है, राहुल गांधी कहेंगे किसी की नहीं चलती, बताओ जी चलती है किसी की? लोग कहेंगे नहीं चलती। बोले कोई फैसला कर सकता अपने मन से? नहीं कर सकता। सारे फैसले कौन करता है? आवाज आएगी नरेंद्र मोदी। तो किसका इस्तीफा होना चाहिए? बोले मोदी का। बोले चलो बात खत्म, गो वेंट डन हो गया। मोदी इस बात को समझ रहे हैं ना कि प्रधान पर रुकने वाले नहीं है ना, आगे बढ़े। प्रधान सीढ़ी है, प्रधान के जरिए वो मोदी तक पहुंचना चाहते हैं। अगर केवल प्रधान का विषय होता, एक वो है लोक कथा है छोटी सी कि एक आदमी के घर में दादी गुजर गई, तो वो रो रहा था काफी दादी के निधन से। दादी 100 साल की उम्र की थी, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग आए, बोले भाई तिवारी जी अब ठीक है दुख है लेकिन अब इतना भी दुख नहीं मनाओ, 100 साल की दादी थी, मोक्ष हो गया, गाजे बाजे से ले जाओ उनको घाट, इसमें इतना ड्रामा कर रहे हो, रोवा रो, कोई जवान मौत तो हुई नहीं। उन्होंने कहा कि भाई साहब दादी के लिए कौन रो रहा है, हमें भी पता था दादी जाएंगी, आज नहीं कल 100 साल की हो ही गई, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि मौत ने दरवाजा देख लिया, अब जवान को लेने आएगी तो क्या करेंगे। स्थिति वो है। धर्मेंद्र प्रधान इशू नहीं है, न इधर के लिए न उधर के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के जरिए मोदी को ट्रैप करने की कोशिश, बस उसी कोशिश से बीजेपी सतर्क है, प्रधानमंत्री सचेत है। वो फिर वही बात आएगी कि सब कुछ मोदी करते थे, अकेले प्रधान क्यों, मोदी भी जाए लो। तो वैसा मुझे लगता है कि
पूर्व का उदाहरण भी सामने है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में वैसे ही हुआ। पहले अशोक चौहान का इस्तीफा मांगा कि नहीं नहीं अशोक चौहान दे देंगे फिर सब ठीक चलेगा। उसके बाद हर 2 महीने में एक मंत्री का विकेट गिरा और अंत में कह दिया कि मनमोहन सिंह ने ही भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए और सरकार डूब गई। मोदी वैसा नहीं जानते। वो जानते हैं कि जो पुरानी हवेलियां बनती थी, ककैया ईंट से बनती थी, छोटी वाली ईंट से, उसमें एक ईंट भी कहीं से वो इस ढंग से लगी होती थी एक ऊपर, अगर एक भी निकालो तो पूरी दीवार गिर जाए। यहाँ पर भी वैसी ही स्थिति है, एक भी निकलेगा तो पूरी इमारत को डेंट पहुंचेगा। मोदी वो स्थिति नहीं चाहते, इसीलिए शायद मोदी के 2014 वाले कार्यकाल में जब सुषमा स्वराज जी का इस्तीफा मांग रहे थे विपक्षी और वसुंधरा राजे का राजस्थान के सीएम की कुर्सी से, तब राजनाथ जी ने खड़े होकर कहा था कि भाई ये हमारी सरकार है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता ऐसे मंत्रियों का, ये यूपीए की सरकार नहीं है। तब से जो राजनाथ सिंह ने कहा वो एक नियम हो गया। तब से मोदी ने किसी दबाव में इस्तीफा नहीं किसी का लिया। कृषि कानून वापस लिए लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं लिया। नहीं, कानून वापस ले लिए लेकिन मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। ये भी हमको समझना पड़ेगा। हालांकि अब तो 24 घंटे का मामला है, 24 घंटे से भी कम समय है जब हम लोग बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पर क्या निर्णय रहेगा सरकार का, नड्डा साहब के मुताबिक 24 घंटे के भीतर वो सार्वजनिक हो जाएगा। तो मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं बचे, इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो है ये देखने की बात होगी हालांकि आगे क्या कुछ कहानी है, कैसे सारी चीजें मिली हुई हैं, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप तक लाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेस्टोरेंट।